Good morning, our future doctors. Let us start with today class. और स्टूडेंट्स मीन्स डॉक्टर स्टूडेंट्स आज बारी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर्स आप लोगों को सभी को रेगुलर रहना है ताकि किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, इस बार तो नीट का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता और टाइम लौट के बार बार नहीं आता। और तुम्हें तो पता भी है कि अभी का सिचुएशन क्या है। अभी लॉकडाउन का चल रहा है सिचुएशंस, और ये कब तक रहेगा नहीं पता। इसीलिए अपने को इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, बिना किसी ब्रेक का, बिना किसी स्टॉपेज का, और चलते ही रहना है। ठीक है डॉक्टर्स? सो लेट अस स्टार्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो आज की बारी है हम लोग का। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, ये सभी को पता है। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो आज पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर हूँ, बीबीएचएसएस में, एमएससी जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, बीबीएचएसएस में हूँ, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड इन एंड सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books published on environmental education, 12 research papers इन इंटरनेशनल जर्नल्स। मुझे गूगल पे भी और गूगल स्कॉलर पे भी खोजा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो देख रहे थे उसमें हम लोग क्या क्या देख लिए। नंबर 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन। उसमें क्या डन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गोनेड है, ये हम लोग लास्ट क्लास तक में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए, खत्म कर दिए। अब बारी है हम लोग का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग का क्या क्या आएगा? नंबर 1 इपिडायडामिस, नंबर 2 भास डिफरेंस, नंबर 3 इजेकुलेटरी डक्ट, नंबर 4 सेमाइनल वेसिकल्स, नंबर 5 प्रोस्टेट ग्लैंड्स, नंबर 3 कॉपर्स ग्लैंड, एंड लास्टली पेनिस। ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है अपने को ये जानना है, राइट? तो दिज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैमेट्स। मतलब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो मेन सेक्स ऑर्गन है, जो कि हम लोग टेस्टिस वगैरह देखे, तो क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है स्पर्म्स का, नंबर 2 मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और नंबर 3 स्टोरेज ऑफ गैमेट्स। ये इसको स्टोर भी करता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं ना जिस समय टेस्टिस स्पर्म को बनाता गया उस समय वो यूज होता चला जाएगा, नहीं होगा, तो उसका स्टोरेज भी होगा। और जिस समय जहां पर बना, टेस्टिस में बना है, टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ है? हमारे बॉडी कैविटी के बाहर में है। और तो वहां से इसको मूव करता हुआ पेल्विस से होता हुआ उसको पेनिस तक जाना है, जो कि एक एक्सटर्नल इंटरकोर्स ऑर्गन है ह्यूमन मेल का। तो वहां तक जाना है ताकि वो फीमेल्स बॉडी में डिपॉजिट कर सके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत है, और साथ ही साथ मैच्योर भी होना जरूरत है, क्योंकि जो स्पर्म बना वो इमीडिएटली उस समय वो मैच्योर नहीं होता। तो ये होल प्रोसेस ट्रांसफर, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज जहां जहां होता है, जो जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सब कहलाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। दीज असिस्ट इन रिप्रोडक्शन इन सम वे। ये सभी ऑर्गन्स जो यहां पर देख रहे हो, सभी का सभी ऑर्गन्स, ये जो दिख रहा है, ये किसी ना किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट? सो इपिडायडामिस पहला हम लोग देख रहे हैं। इपिडायडामिस जो कि टेस्टिस प्लस इपिडायडामिस दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कहलाता है टेस्टिकल, राइट? इस बात को ख्याल रखना, कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट इज टेस्टिकल। तो यहाँ पर टेस्टिस और इपिडायडामिस दोनों को मिला के टेस्टिकल कहलाता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इस जगह पे देखो, यहाँ पर क्या है? ये पोर्शंस दिख रहा है, ये कंप्लीट जो कवरिंग है पाउच के अंदर, ये एरिया हम लोग का है टेस्टिस, और उसके बाहर का जो एरिया है ये वाला, ये पोर्शंस, ये हमारा पोर्शन है इपिडायडामिस। दोनों को जब मिला देते हैं तो कहलाता है हम लोग का टेस्टिकल, राइट? तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये इपिडायडामिस का मेन रूप से फंक्शन। इट कैन बी फेल्ड थ्रू द स्किन ऑफ स्क्रोटम। जो स्क्रोटम का स्किन है उससे भी टच करके या पकड़ के इसको फील किया जा सकता है, टेस्टिस को भी, और उसके बाहर का जो पोर्शन है इपिडायडामिस जो उस पर लगा हुआ रहता है उसे भी हम लोग फील कर सकते हैं। इट इज 8 मीटर लॉन्ग, मतलब जो इपिडायडामिस 8 मीटर लॉन्ग है, लेकिन ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड एरिया है, मतलब काफी ये फोल्डेड है, जिसका परिणाम होता है 8 मीटर लॉन्ग जो होता है
वो बस थोड़ा सा एरिया में ऑक्यूपाई कर जाता है, समझ सकते हो, 8 मीटर। इट इज कोयल एंड ट्विस्टेड सो इट टेक्स अ वेरी लिटिल स्पेस, ये काफी कोयल और ट्विस्टेड हो जाता है जो कि काफी लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नाउ कमिंग टू द रीजन्स ऑफ एपिडायडामिस, 3 रीजन में डिवाइडेड है। ऐसे डॉक्टर्स ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जानना है जरूरी। तो यहाँ पर इसका जो 3 पोर्शंस है, जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, जैसे कि मान लो हम लोग सिंपली ये टेस्टिस है, ओके, इसके ऊपर से एपिडायडामिस बनाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, ये एरिया मतलब हेड रीजन को हम लोग कहते हैं कैपोटिपोडेमिस। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है, बॉडी रीजन जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये है कॉर्पस एपिडायडामिस। और नीचे का जो रीजन है टेल रीजन, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉडा एपिडायडामिस, टेल रीजन को। क्लियर है डॉक्टर्स? लेट अस मूव। अब है एपिडायडामिस का फंक्शन क्या होता है मेन रूप से, क्योंकि वो जो टेस्टिस के ऊपर में लगा हुआ रहता है, तो इसका फंक्शन क्या है? इतना लंबा चौड़ा एरिया, बोले तो 8 मीटर लॉन्ग, भले ट्यूब्यूलेटेड कॉन्वोलेटेड होता है, ट्विस्टेड होता है, बट 8 मीटर लंबा, कुछ तो फंक्शन होगा। तो अपने बॉडी में इसका फंक्शन क्या है? इट मॉनिटर्स एडजस्ट द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो फ्लूइड बनाया जाता है, जिसमें कि स्पर्म का भी फॉर्मेशन हुआ है, उसके कंपोजिशन को मेंटेन करता है, साथ ही साथ उसे मॉनिटर करता है और एडजस्ट करता है। आगे है सूडो स्टेरिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द एपिडायडामिस हैज डिस्टिंक्टिव स्टीरियोसिलिया। पहला नंबर यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का नीट के लिए, ये है कि ये किस चीज का मसल्स, कौन सा मसल्स यहाँ पर आता है? तो ये सूडो स्टेरिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम इसका लाइनिंग होता है, ठीक है। इसको देख लो, इसको याद रखना जरूरी है, ये अपने नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है स्टीरियोसिलिया, जैसे कि मान लो ये सूडो स्टेरिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम है, तो इसका ऊपर का एरिया इस ढंग से बना हुआ रहता है, ठीक है। डीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एंड सिक्रीशन, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए ये एरिया बना हुआ रहता है, ठीक है। नीलांजन फ्लूट प्ले, नीलांजन कैसे हो नीलांजन? इस बार नीलांजन तुम भी पास करके इसी क्लास में आने वाले हो, बस एग्जाम तुम लोग का नहीं हुआ है इसीलिए अटक गए हो, राइट? अदरवाइज 11 12 में ही होने वाले हो, ये क्लास 12 का चल रहा है अभी, 11 12 का, ठीक है नीलांजन। मतलब तुम्हें भी ये सारा चीज पढ़ना है, बस है कि एग्जाम अटक गया इसीलिए। तो तुम लोग के लिए क्लास 11 का क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, टाइम बताएंगे। मैं ठीक हूँ नीलांजन, मैं ठीक हूँ। तो 11 का क्लास तो बस साइड के रूप में तुम क्लास को ज्वाइन कर सकोगे, ये 12 का क्लास चल रहा है, ऐसे इसको भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं। नॉलेज सभी को होना जरूरी है और नॉलेज कभी खराब नहीं जाता, लेकिन 11 का क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टाइम बता देंगे सभी को। तो ये क्या होता है, ये जो इस ढंग का एरिया है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, जो कि एब्जॉर्प्शन में भी और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, राइट। आगे है एपिडायडामिस में इट स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट स्पर्मेटोजोआ एंड फैसिलिटेट्स देयर फंक्शनल मैच्योरेशन। ये जो स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है टेस्टिस में, ये उसको स्टोर करता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है साथ ही साथ, ताकि वो सही ढंग से रहे, और साथ ही साथ उसका फंक्शनल मैच्योरेशन, वहां पर ये यहां पर एपिडायडामिस में मैच्योर होता है स्पर्म, ठीक है। A spermatozoon passes through the epididymis in about 2 weeks and completes its functional maturation in that time. ये epididymis है, ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे, इस एरिया से कंप्लीट इसको पास आउट होने में 2 सप्ताह का समय लग जाता है, 2 वीक्स। और इसी 2 वीक्स के दौरान में इसमें टोटल फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाता है। बोले तो टेस्टिस में जो फॉर्मेशन हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पर उसका मैच्योरेशन होता है, राइट। स्पर्मेटोजोआ लिविंग द एपिडायडामिस आर मैच्योर बट दे रिमेन इमोबाइल, मतलब वो एपिडायडामिस से रिलीज तो हो जाता है मैच्योर होके, उसमें कैपेसिटी भी आ जाता है, मोटिलिटी। बोले तो स्पर्मेटोजोआ में मोटाइल भी हो जाता है, फुल्ली फंक्शनल भी हो जाता है, लेकिन वो फंक्शनल यहां पर नहीं होता, ये इमोबाइल रहता है, ये मूव नहीं करता, बिकॉज इसको मूव करने के लिए इसको कैपेसिटेशन की जरूरत होता है। स्पर्मेटोजोआ को में कुछ फंक्शनल प्रोसेस होता है, कुछ चेंजिंग होना जरूरत होता है, जिसे कि हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं, और यहां पर उसमें कैपेसिटेशन नहीं हुआ था।
अब देखते हैं हम लोग ये कैपेसिटेशन क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? ये कैपेसिटेशन नॉर्मली 2 स्टेप्स में होता है। कैपेसिटेशन क्या क्या 2 स्टेप्स है? नंबर 1, स्पर्मेटोजोआ बिकम मोटाइल व्हेन दे आर मिक्स्ड विद सीक्रेशन ऑफ द सेमाइनल ग्लैंड्स। मतलब जब वो सेमाइनल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, आगे चल के हम लोग सेमाइनल ग्लैंड्स भी डिटेल में देखने वाले हैं आज ही के क्लास में। वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन है वो। तो ये क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ बिकम मोटाइल व्हेन दे मिक्स्ड विद सीक्रेशन ऑफ द सेमाइनल ग्लैंड। तो सेमाइनल ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है, सेमाइनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, बता सकता है कोई? चलो मैं बता देता हूं, वो होता है सेमाइनल फ्लूइड। आगे चल के हम सेमाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन देखेंगे। जब उसमें सेमाइनल ग्लैंड का सीक्रेशन बोले तो सेमाइनल फ्लूइड मिक्स होता है, तो स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म मोटाइल हो जाता है। स्पर्म बिकम कैपेबल ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन व्हेन दे एक्सपोज टू कंडीशंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, तब तक ये फंक्शनल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होता। मान लो कि तुम इपिडेडामिस से या और किसी जगह से स्पर्म को निकाल दोगे, साथ में ओवम को डाल दोगे, सोचोगे कल्चर मीडिया में कि वो फर्टिलाइज कर दे ओवम को, ऐसा नहीं होगा, वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। बिकॉज कैपेसिटेशन जैसे बताया कि 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है। नंबर 1 उसमें मोटाइल बनाना होगा, साथ ही साथ उसको सफिशिएंट मेच्योर करना होगा ताकि वो उसको फर्टिलाइज कर सके, जो कि इस जगह पे नहीं होता। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में जाने के लिए उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा ट्रैक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब एपिडेर्मिस से होकर पास होना पड़ेगा, अंदर में बॉडी से जाना पड़ेगा, साथ में सेमाइनल फ्लूइड से मिक्सिंग होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, तभी जाके उसके पास कैपेसिटी होगा कि वो फर्टिलाइज कर सके। क्लियर? मतलब कल्चर मीडियम में इस तरीके से उसको नहीं किया जा सकता है फर्टिलाइज। फंक्शन ऑफ एपिडाइडिस, फंक्शन ऑफ एपिडाइडामिस ही चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है। इट एक्ट्स एज ए रिसाइकलिंग सेंटर फॉर डैमेज स्पर्मेटोजोआ। रिसाइकलिंग सेंटर क्या होता है? रिसाइकिल मतलब जो जो सामान यूज हो गया उसे फिर से जब यूज कर लिया जाता है। तो एपिडाइडामिस में कारण कि जैसे स्पर्म बना तो वो तुरंत तो ट्रांसफर नहीं होता ना, वो तुरंत में नहीं चला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सेक्सुअल इंटरकॉर्स होगा और भी बहुत चीजें होगी तभी तो जाएगा, तो वहां पर स्टोर रहता है। और कई सारे उसी स्टोरेज के टाइम में, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर स्पर्म डेड भी होता है, खराब भी होता है। तो वो जो डेब्रिस वगैरह है, तो उसके लिए रिसाइकलिंग सेंटर का काम होता है इसी जगह एपिडेर्मिस में। जो डेड स्पर्मेटोजोआ है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, मतलब फाइगोसाइटोसिस कर लिया जाता है यहाँ पर, और उसके बाद वहीं पे स्पर्म को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वही आगे चल के फिर से उसका मटेरियल जो है यूज किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। ठीक है डॉक्टर्स? नाउ कमिंग टू द transport along the epididymis involve a combination of fluid movement and peristaltic contraction of smooth muscles in the epididymis। अब यहां ध्यान रखना, epididymis में भी जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स ही है। तो यहां पर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट जो होता है एपिडिdymis में क्या इन्वॉल्व होता है? यहां पर फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड मूवमेंट होता है, साथ ही साथ एपिडिdymis में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, बिकॉज यहां पर स्मूथ मसल्स लगा हुआ है, और ये दोनों मिला के उसमें मोटिलिटी लाता है। मतलब कि यहाँ पर स्पर्म तो बन गया है, लेकिन उसमें अपने आप मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी है बस वो मूव नहीं करता, वो अपने कैपेसिटी को यूज नहीं करता। तो अब सवाल आता है, हो सकता है कि तुमसे जब तुम लोग MBBS कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, पूछ देगा जब ये मूव नहीं करता तो फिर ये पहुंचता कैसे, इजैकुलेशन कैसे होता है? तो भाई ये जो वहां पर फ्लूइड है एपिडिdymis में वो उसके कॉम्बिनेशन होता है, साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एपिडिdymis में, जो कि इसको मूव करवाता है। मतलब वो अपना एनर्जी यूज नहीं करता, अपना एनर्जी स्टोर करके रखता है। अपना एनर्जी क्यों स्टोर करके रखता है? जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, मतलब भेजिना में जब वो डिपोजिटेड होगा, तो वहां से उसको मूव करना है। हाँ, उसको मूव करना है यूट्रस वगैरह के लिए, एम्पुला रीजन में जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होगा ओवम को, तो उतना दूरी तय करना है। तो अगर सारा एनर्जी यहीं पर यूज कर लेगा तो फिर वहां पर क्या करेगा? इसीलिए मेरे ख्याल से उस थोड़ा आराम करता है, इंतजार करता है कि चलो मौका मिले कि छक्का मारें। कमिंग टू द, अब हम लोग सम अप करते हैं, एपिडिdymis का फंक्शन को सम अप करते हैं, जितना भी अभी चीज देखे सबको एक जगह मिलाते हैं। क्या है? स्पर्म स्टोरेज करता है, राइट। स्पर्म मैचुरेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ उसमें मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सो द पैटर्न ऑफ मोटिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी चेंजेस फ्रॉम कैपुट
इपिडायडेमिस टू कॉडा इपिडायडेमिस, मतलब जो हम लोग 3 रीजन देखे थे इपिडायडेमिस का, कैपुट, कॉडा, कॉर्पस एंड कॉडा, तीनों जगह पे एक ही पैटर्न स्पर्म का मोटिलिटी का नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कोई स्पर्म है, ऐसे ही रहेगा, स्टैटिक है, नो मूवमेंट। उसके बाद क्या है, कुछ है क्या कि एक ही जगह है, खाली उसका टेल मूव कर रहा है, फिट 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 फिट, वो भी एक प्रकार का मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट कर रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, कुछ यूं यूं जा रहा है। तो मूवमेंट का जो पैटर्न होता है वो तीनों रीजन में अलग अलग होता है, चेंज होते रहता है लगातार। राइट, नाउ कमिंग टू द overall summing up, sperm can remain alive in cauda epididymis for more than 1 month, मतलब 1 महीने तक कॉडा एपिडायडेमिस में स्पर्म रह सकता है। राइट, इस बात को ख्याल रखना है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भैया। ओके, वंस इजैकुलेटेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सर्वाइव फॉर 72 आवर्स, रिपीटिंग, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये ओनली 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है स्पर्म, जबकि एपिडायडेमिस का कॉडा रीजन में सिर्फ कॉडा रीजन में 1 महीने तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, दो स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी इन एपिडायडेमिस येट दिस डोंट मूव ऑन देयर ओन, इसमें स्पर्म में मोटिलिटी तो एपिडायडेमिस में ही आ जाता है, लेकिन वो अपने आप मूव नहीं करता, उसको करवाया जाता है। कैसे? दे आर प्रोपेल्ड बाय द फ्लूइड मूवमेंट्स, स्पर्म मूव ऑन देयर ओन वंस इजैकुलेटेड, लेकिन जैसे वो इजैकुलेटेड हो जाता है बोले तो वेजिना में जाता है और वहीं से ये स्पर्म मूव करना स्टार्ट कर देता है और वहीं से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द भाषा डिफरेंस, हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में पहले तो एपिडायडेमिस देखे, अब एपिडायडेमिस के बाद सेकंड सेक्स ऑर्गन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है भाषा डिफरेंस, जिसे कि हम लोग डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। भाषा डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ये ट्यूब मस्कुलर होता है और ये 45 सेंटीमीटर याद रखना। वो क्या देखे थे हम लोग, एपिडायडेमिस जो है 8 मीटर लॉन्ग, ये है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, it ascends along the posterior border of the epididymis through the spermatocord and then enters the pelvic cavity। ये क्या होता है कि कॉडा रीजन से ऊपर की ओर जाता है एपिडायडेमिस का स्पर्मेटिकॉर्ड और उसके बाद ये पेल्विक कैविटी में इंटर कर जाता है। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पर देखते हैं 3D मॉडल, क्योंकि 2D में हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो इस जगह पे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आगे का पोर्शन ये देख लो, यहां पर ये जो स्क्रोटम है और स्क्रोटम के बाहर से थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। हाँ, यहां पर ये एपिडायडेमिस के रीजन है, तो यहां तक जो बताइए ये 8 मीटर का एरिया है। उसके बाद ये जो भाषा डिफरेंस जो ऊपर आ रहा है, जिसे तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाने में इसको लगेगा, तो इसी पोर्शन को जो कि पेल्विस के अंदर मतलब हमारे बॉडी कैविटी में इंटर करता है, वो इसी एरिया से जाता है। यही मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही हम लोग भाषा डिफरेंस कहते हैं। ठीक है डॉक्टर्स, ओके। अगर यहां तक ठीक है तो फिर से चलो एक बार फिर से देख लो। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि क्लियरली अपने को समझ में आए। ऐसे अभी ये और भी लाएंगे इसको, क्योंकि भी और भी इसका कई सारा एग्जाम्पल्स आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ये स्क्रोटम जहां पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है अंडर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये जाएगा और उसके बाद अंदर की ओर जाएगा, फिर इस तरीके से होते हुए फिर यहां से आगे चल के ये पेनिस होते हुए इजेकुलेशन के टाइम में ये बाहर जाएगा। यहीं पर कई सारा ऑर्गन्स है जो कि हम लोग अभी जस्ट कुछ देर में देखने वाले हैं। राइट डॉक्टर्स, ओके। नाउ तो हो गया, ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट एसेंड्स अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिडायडेमिस, ये एपिडायडेमिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होता है थ्रू द स्पर्मेटिकॉर्ड एंड देन इंटर्स द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में ये एंटर कर जाता है। नाउ कमिंग द भाषा डिफरेंस, जिससे कि हम लोग वही चल रहा है ना, आई थिंक भाषा डिफरेंस ही चल रहा है, थोड़ा कलर बदल दिया है स्लाइड बनाने में। नाउ सी, ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट 3D मॉडल देखे थे, अब यहाँ पर हम लोग 2D मॉडल देखते हैं। 3D मॉडल में हम लोग घुमा फिरा के देख सकते हैं, यही एक फायदा होता है 3D में। चलो फिर भी यहाँ पर 2D में देखते हैं क्या है। द डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डक्टस डिफरेंस इज द एम्पूला, मतलब ये जो डायलेटेड पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है,
इसे ही एम्पुला कहा जाता है। ठीक है, द जंक्शन ऑफ द एम्पुला विद द डक्ट्स ऑफ द सेमाइनल ग्लैंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब ये जो सेमाइनल, ये तो एम्पुला हो गया, यहां पर देख लो, और ये सेमाइनल ग्लैंड, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो जंक्शन पॉइंट है इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट का स्टार्टिंग कहते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट द मस्कुलर वॉल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एम्प्टीज इनटू द यूरेथ्रा। ये 2 सेंटीमीटर प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर पास करता है और फाइनली ये यूरेथ्रा में खाली कर देता है, मतलब यूरेथ्रा में ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना है, ये सारा चीज अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना है, पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे ये सब का चीज बनाया गया है। ऐसे ऑनलाइन में पिछले 10 साल से नहीं पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन में था। ऑनलाइन में जो पढ़ा रहे थे पिछले 3 साल से नेट का तैयारी, तुम लोग का जो एग्जाम है नीट है, जिसमें कि एमबीबीएस कॉलेज में जाते हो डॉक्टर बनने के लिए, और नेट होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। ठीक है, मतलब जो कॉलेज का प्रोफेसर बनता है उसके एग्जाम के लिए नेट की तैयारी होता है, तो उसका तैयारी करवा रहे थे और अच्छा खासा मोर देन, मतलब पिछले सेशन में 100% सक्सेस रेट रहा, उसके पिछले में 99, उससे पहले में थोड़ा सा कम था। तो उसके बाद हम आए हैं नीट के तैयारी में, जिसमें कि तुम लोग को अब डॉक्टर बना रहे हैं ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन से अब ऑनलाइन मोड में आए हैं, राइट। तो तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारे क्लासेस को, हमारे चैनल को, तो जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आएगा लाइव क्लास में और उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा। कुछ दिनों के बाद हम लोग मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि डायरेक्टली तुम लोग को टेस्ट देना है, क्विज में पार्टिसिपेट करना है, राइट डॉक्टर्स। लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया सभी को। इसका पीडीएफ तुमको क्लास के मतलब शाम तक में नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकोगे, राइट। ओके, म्यूकोसा ऑफ द डक्टस डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपेरिया। मतलब ये जो भाषा डिफरेंस होता है, डक्टस डिफरेंस का जो वाल होता है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का बना रहता है और लेमिना प्रोपेरिया का। इसको याद रखना है डॉक्टर्स, क्योंकि ये तुम्हें यहाँ पर भी आएगा नीट के एग्जाम में भी, और फाइनल जब तुम लोग मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पर भी इसका अच्छा खासा जरूरत पड़ेगा। क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। It conveys sperm during sexual arousal from the epididymis towards the urethra by peristaltic contraction of its muscular coat। इसका जो मस्कुलर कोट है एपिडर्मिस है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन जिसको कि हम लोग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये एपिडायडमिस से स्पर्म को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है पेनिस तक, और जो कि फाइनली स्पर्म को हेल्प करता है इजेकुलेशन में, वेजिना में। Any stored sperm that are not ejaculated by the time are eventually reabsorbed। और अब मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी कि सारा का सारा स्पर्म डिपोजिटेड ही हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा भाषा डिफरेंस में भी रह जाएगा, जो कि उसी भाषा डिफरेंस में उस सारे स्पर्म को एब्जॉर्ब करके खत्म कर दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ भाषा डिफरेंस। ऐसे डॉक्टर्स हम लोग मैक्सिमम फंक्शंस देख चुके हैं, फिर भी एक बार ब्रीफली हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है इसका फंक्शंस। तो डॉक्टर्स, इट इज सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स, मतलब भाषा डिफरेंस। सेकेंडरी स्टोर हाउस, प्राइमरी स्टोर हाउस कौन है? एपिडायडमिस, राइट। ये है सेकेंडरी स्टोर हाउस। इट कैन स्टोर स्पर्मेटोजोआ फॉर सेवरल मंथ, मतलब कई महीनों तक ये स्टोर करके रख सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द स्पर्मेटोजोआ रिमेन्स इन द टेम्पररी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी विद द लो मेटाबॉलिक रेट। ये लो मेटाबॉलिक रेट के साथ में ये 1 महीने तक रह सकता है स्टोर फॉर्म में। उसके बाद आता है हम लोग एक सिंपल सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर वीडियो देखो, ओरिजिनल रियल सर्जरी का। ये है वैसेक्टोमी। ये वैसेक्टोमी का सर्जरी है, जो कि एक मेल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। इसको हम लोग फिर से डिटेल में देखेंगे जब हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, तो वहां पर डिटेल में ये सारा अलग अलग मेथड देखेंगे कि कौन सा मेथड कंट्रासेप्शन होता है। तो ये मेल स्टेरिलिटी बनाया जाता है इस प्रोसेस से। तो ये ज़्यादा नहीं, फीमेल स्टेरिलिटी करने में, फेल्ड कंट्रासेप्शन में लॉन्ग सर्जरी होता है, मेजर सर्जरी जिसको कहते हैं, पेट चीर के किया जाता है। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी सिंपल होता है। और स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टूडेंट्स, डरना नहीं है, क्योंकि तुम लोग को फ्यूचर डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है ये सब तुम्हें अपने हाथों से करना है।
तो यहाँ पर इमोशंस नहीं, यहाँ पर नॉलेज की बात है, यहाँ पर पेशेंस की बात है। नो इमोशन ओनली पेशेंस। तो तुम्हें पेशेंस रखना है अपने आप में, तभी तुम पेशेंट को ट्रीट कर सकोगे। ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स का है, ये सेमाइनल वेसिकल्स का दिखलाया जा रहा है। ये टेलीस्कोपिक व्यू है, मतलब होता है ना, एक तो होता है मेजर ऑपरेशन जो कि चीर के हाथों से किया जाता है, दूसरा होता है कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ही पाइप से अंदर जाता है और उसी से बाहर में उसी में टेलीस्कोप लगा हुआ रहता है और उसी के थ्रू ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तो ये वही देख रहे हो, ये वही एक एक्सपेरिमेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एसेसरी ग्लैंड्स में फ्लूइड्स secreted by the seminiferous tubules and the epididymis account for only about 5% of the volume of the semen। मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इपिडायडेमिस से जो फ्लूइड वगैरह बनता है, वो सीमेन का जो स्पर्म रिलीज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ओनली 5% ही एक्यूपाई करता है, मतलब सीमेन का ओनली 5% पार्ट होता है। द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम मेनी ग्लैंड्स। तो 5% ही है, तो बाकी 95% क्या है, बोले स्पर्म और इपिडायडेमिस का जो पोर्शन है जो फ्लूइड सीक्रेट करता है ओनली 5% अकाउंट है, तो बाकी 95% क्या है। तो अलग अलग प्रकार का जो ग्लैंड्स है, जो एसेसरी ग्लैंड्स है जिसे हम देखने वाले हैं अभी, वो सबका सीक्रेशन मिला के 100% बनता है स्पर्म। तो क्या क्या एसेसरी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल्स है नंबर 1, नंबर 2 है प्रोस्टेट ग्लैंड और नंबर 3 है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो ये तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करेगा स्पर्म को, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्मेटोजोआ एंड नीड फॉर मोटिलिटी के लिए जो जरूरत है इन न्यूट्रिएंट्स की वो प्रोवाइड करता है ये सारा ग्लैंड्स। प्रोपेलिंग स्पर्मेटोजोआ एंड फ्लूइड्स अलोंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेनली बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजोआ है स्पर्म है उसको प्रोपेल करता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हुए जो इजेकुलेशन होगा उसके लिए ये मूव करवाता है, प्रोपेल्सन देता है। जैसे रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है ईंधन के द्वारा, फ्यूल के द्वारा, वैसे इसको भी प्रोपेल किया जाता है स्पर्म को। प्रोड्यूसिंग बफरिंग दैट कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट द एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रल एंड वेजिनल इन्वायरमेंट्स। यहां पर क्या होता है, ये बफर का काम करता है। क्या ये बफर का क्या कैसे होता है, जो ये बफर के लिए इसलिए होता है कि जो यूरिथ्रल फीमेल का जो वेजिना है उसका जो इन्वायरमेंट है वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो ये बेस डाल के उसको खत्म करता है ताकि स्पर्म किल ना कर दिया जाए, स्पर्म को मार ना दिया जाए। और ऐसे बहुत सारा स्पर्म तो मरता ही है यूरिथ्रल में और साथ में वेजिनल इन्वायरमेंट्स के कारण मरता है, लेकिन पता है ये मैक्सिमम मर जाता है, ओनली 100 और 200 पहुंच पाता है एम्पुला रीजन तक जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होगा, और उसमें भी ओनली 1 स्पर्म सक्सेस कर पाता है फर्टिलाइजेशन करने में, नॉट मोर देन 1। ओके, तो सेमाइनल वेसिकल्स हम लोग देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल। तो जो हमारा स्पर्म है यहाँ पर टेस्टिस में बना और पास होते हुए जब यहाँ पर गया इस रीजन में, तो यहाँ पर एम्पुलरी रीजन के बताए थे कि आगे चल के सेमाइनल वेसिकल्स वहां पर रिलीज करता है सेमाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, यहीं से स्टार्ट होता है इजैकुलेटरी डक्ट, जहां पर कि एम्पुला से और सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पर जुड़ता है, ओपनिंग होता है। उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो ये सॉरी पी लाइक स्ट्रक्चर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ये पोर्शंस दिख रहा है सभी को, ये पोर्शन है कॉपर ग्लैंड्स। मैं थोड़ा सा और पीछे हट जाता हूं तब नजर आएगा ठीक से। ये है कॉपर ग्लैंड्स स्टूडेंट्स, और ये है, तो ये सारा चीज हम लोग एक एक करके अब डिटेल में देखते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल फिगर तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर जरूरत हो तो तुम कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। और सबका नाम देखना जरूरत है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है फिगर दे देता है, खास करके एनसीईआरटी का फिगर और एबीसीडी करके लिखा, तो तुम्हें बताना होता है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हो इस जगह पर भी तुम्हें नाम वगैरह पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सभी चीज को एक एक करके तुम्हें ख्याल रखना है। ठीक है, नाउ मूव सेमाइनल वेसिकल्स में दीज आर कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, lying posterior to the base of the urinary bladder and anterior to the rectum। ठीक है, मतलब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये यूरिनरी ब्लाडर के पीछे में होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर के पीछे में होता है। जस्ट ए मिनट, 3D फिगर देखते हैं तब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट
मतलब मिनट नहीं लगेगा, मेरा बोलने का आदत है जस्ट मिनट, मिनट नहीं लगता, उतना लंबा समय लगेगा तब तो हो गया अपना कल्याणम, है ना। देखो ये है हम लोग का यूरिनरी ब्लाडर, जहां पर कि यूरिन जमा होता है। क्या बोले, पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लाडर। तो देखो ये इस जगह पे लगा हुआ है, पीछे में है ना, पीछे में ये लगा हुआ है, ये 3D मॉडल। अगर 2D में देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहां पर लग रहा था कि एक ही जगह जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ जब हम लोग 3D में देखते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर तुम लोग न्यू हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2D के साथ साथ 3D मॉडल भी देखेंगे, ताकि अपना दिमाग का पूरा कपाट खुल जाए और समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या है। क्योंकि जब डॉक्टर बनेंगे और यहाँ पर 2D में पढ़े हुए रहोगे तो पता चलेगा काटने का कुछ और, काट दोगे कुछ और। तो इसीलिए जानना जरूरी। आगे का जो पोर्शन है ये है अलग, जहां पर कि यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, और पीछे में है सेमाइनल वेसिकल, एम्पुलरी रीजन। ये देखो 3D में तुम्हें दिख रहा है। और ये जो देख रहे हो तुम लोग को प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला पोर्शन है, यहां पर जाके, ये ओपन व्यूज नहीं है, ये बाहर से देख रहे हो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड नीचे में। रुको मैं ऊपर कर रहा हूं, इस जगह पे जुटा हुआ रहता है, ये आगे की ओर है, यहां से पीछे से नजर नहीं आता। चलो मैं घुमा रहा हूं, और ये अंदर की पोर्शन जहां से कि ये अटैच्ड होता है, वहां पर है बल्बो यूरिथ्रल, छोटा सा पी शेप का होता है। ठीक है, समझ में आ गया 3D स्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं अपने मेन थीम पे। देखो फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमाइनल वेसिकल्स नॉर्मली कंस्टिट्यूट्स अबाउट 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। मतलब 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन ये सेमाइनल वेसिकल का जो सेमाइनल फ्लूइड्स होता है ये कंस्टिट्यूट करता है। क्या बोले थे, स्पर्म और एपिडायडिमिस का फ्लूइड का ओनली 5% है। अब है यहाँ पर देखो 60 to 75% कौन है, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल से आता है। दिस सिक्रीट एन एल्केलाइन विस्कल फ्लूइड दैट कंटेन्स। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल है, जो सेमाइनल फ्लूइड बनाता है, वो एल्केलाइन फ्लूइड बनाता है, एल्केलाइन एंड विस्कल फ्लूइड, जिसमें क्या क्या रहता है, नंबर 1 फ्रुक्टोज रहता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट लाता है, और साथ ही साथ क्लॉटिंग प्रोटीन्स रहता है, जो कि स्पर्म को क्लॉट करने में हेल्प करता है। राइट, नाउ मूव। फ्रुक्टोज इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म, जो अभी जस्ट बोले, स्पर्म को एटीपी देने मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसका बाद एल्केलाइन नेचर ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड्स हेल्प इन, कैसा, ये याद रखना, ये एल्केलाइन नेचर है ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, हेल्प इन द न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक environment of the male urethra and female reproductive tract। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब भेजिना में जब ये डिपोजिट कर दिया गया, उसके बाद का पोर्शन, साथ में यूरिथ्रा, मेल का जो यूरिथ्रा है वहां पर भी एसिडिक इन्वायरमेंट है, उसको ये एल्केलिनिटी जो प्रेजेंट है सेमाइनल फ्लूइड्स में, वो इसको न्यूट्रलाइज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंट्रीब्यूट टू द स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी एंड मे स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि ये स्पर्म के साथ में ये सेमाइनल फ्लूइड्स भी जाता है, जो कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लाता है, बोले तो स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इसको जिंदा रहने का चांस बढ़ाता है। क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज फिब्रिनोजेन हेल्प सीमेन कोगुलेट आफ्टर इजेकुलेशन, मतलब इजेकुलेशन के बाद स्पर्म को कोगुलेट करने में हेल्प करता है फिब्रिनोजेन, जो कि एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। नाउ अगला बारी है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो अभी हम लोग देखे थे, देख लो, ये देख लिया हम लोग सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट, तो अब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को देख रहे हैं, इसको अब डिटेल में देखते हैं कि ये क्या करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज सिंगल डाउनट शेप्ड ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल देखे, गोल्फ बॉल, वही गोल्फ बॉल के साइज का ये हुआ करता है, और डाउनट शेप्ड होता है। ठीक है, बादाम के जैसा डाउनट। इट मेजर्स अबाउट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम साइड टू साइड। अगर इस एरिया से इस एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साइड टू साइड 4 सेंटीमीटर होता है। हम लोग 3D में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा मैं इधर घिसका देता हूं, यहां पर देखो, अगर इस एरिया से इस एरिया की बात करते हैं तो बस यही है प्रोस्टेट ग्लैंड की अपनी काम। तो कितना, 4 सेंटीमीटर ओनली। इट इज इंफेरियर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड सराउंड्स यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में, जो अभी हम लोग 3D में देखा, और ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है, घेरता है। नाउ कमिंग टू द glandular tissue of the prostate gland consists of a cluster of
30 to 50 कंपाउंड ट्यूबुलो एल्बुलर ग्लैंड्स। इसका जो ग्लैंड टिश्यू का जो ग्लैंडुलर पोर्शंस होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये 30 से 50 कंपाउंड ट्यूबुलो एल्बुलर ग्लैंड्स होता है। दिस ग्लैंड सराउंड बाय एंड रैपेड इन ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। ये स्मूथ मसल फाइबर के कवर में बंद रहता है, ठीक है। इट स्लोली इंक्रीजेज इन साइज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब जन्म के बाद से प्यूबर्टी तक, जवान होने तक ये धीरे 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 इसका साइज बढ़ता है। इट देन एक्सपेंड्स रैपिडली अंटिल अबाउट एज ऑफ 30 साल तक बहुत स्पीड में, प्यूबर्टी तक धीरे धीरे बढ़ता है, जन्म से प्यूबर्टी तक धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद 30 साल तक बहुत स्पीड में बढ़ता है। आफ्टर विच इट्स साइज टिपिकली रिमेन्स स्टेबल अंटिल एज अबाउट 45, और 45 साल तक उसके बाद उसका साइज उतना ही रह जाता है। व्हेन फर्दर इनलार्जमेंट में अकर, उसके बाद हो सकता है कि इसका फिर से इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाए, और वैसे कंडीशन में इसको ऑपरेशन वगैरह करके निकालना पड़ जाता है अगर ज्यादा इनलार्जमेंट हो तो। ऐसे सभी में नहीं होता, लेकिन रेयरली होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, मतलब हम लोग कुछ डिफॉर्मेलिटीज देखते हैं, मतलब जो इसमें बीमारियां कॉज हो सकता है। इससे क्वेश्चंस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बिनाइग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन एडवांस्ड एज, मतलब समय के पहले अगर ये इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग बिनाइग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया BPH कहते हैं। उसके बाद है प्रोस्टेटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उसे हम लोग प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। उसके बाद है प्रोस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मान लो कभी कैंसर हो गया या ज्यादा इनलार्जमेंट हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालना पड़ सकता है, तो उस निकालने की प्रोसेस को प्रोस्टेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शंस क्या क्या है। इट सिक्रीट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, जिसका पीएच होता है 6.5, याद रखना है हल्का सा, दैट कंटेन्स सेवरल सब्सटेंसेस, इसका कलर होता है मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है, पीएच होता है 6.5, जो कि बहुत प्रकार के सब्सटेंस सिक्रीट करता है। पेन का थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं बच्चे, नहीं दिख रहा है ये, आई थिंक ये दिखेगा। तो यहां पर क्या होता है, वो सिट्रिक एसिड इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज यूज्ड बाय स्पर्म फॉर एटीपी प्रोडक्शन वाया द क्रेब्स साइकिल, मतलब इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है स्पर्म प्रोस्टेटिक ग्लैंड का, मतलब प्रोस्टेट फ्लूइड में, वो एटीपी सिंथेसिस में करता है, कैसे? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। ओके, सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सच एज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, लाइसोजाइम, एमाइलेज एंड हाइलुरिनिडेज, ये सब प्रेजेंट रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, ठीक है। क्या क्या? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, लाइसोजाइम, एमाइलेज एंड हाइलुरिनिडेज, ये सब का आगे चल के कहीं कहीं फंक्शन क्या क्या होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे, ये सब धीरे धीरे आता जाएगा। और ये थोड़ा सा याद रखना है, मतलब 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। बस यहाँ पर जब हमारा क्लास होता है तो लाइव क्लास को अटेंड क्या करो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाया करेगा, और जो चीज क्लियर नहीं होता पूछ लिया करो, दोबारा बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, 3D मॉडल के साथ में बताएंगे, वीडियो के साथ भी बतलाएंगे, ब्यूटीफुल इमेज एनिमेशंस के साथ में, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि सिर्फ नीट पास करने में नहीं, MBBS का फर्स्ट ईयर को भी पास करने में हेल्प करेगा। These eventually break down the clotting proteins from the seminal fluids, और ये क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन सेमिनल फ्लूइड्स में जो होता है सेमिनल वेसिकल से, उसको तोड़ भी देता है, जो कि फिर से, क्योंकि जब स्पर्म रिलीज होता है तो क्लॉट होता है, क्लॉट होने के बाद फिर से क्लॉटिंग टूट जाता है। ओके, सेमिनल प्लाज्मिन इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज एन एंटीबायोटिक दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जो सेमिनोप्लाज्मिन होता है एंटीबायोटिक के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड में, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जो कि वेजिना में हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, यूरिथ्रा वगैरह में जो होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह होता है, रहता है, उसे मार देता है ये, और स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। इट मे हेल्प डिक्रीज द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया इन सीमेन एंड इन द लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट इंटर्स द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा थ्रू मेनी प्रोस्टेटिक डक्ट्स, बहुत सारे प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है बहुत सारे डक्ट के थ्रू ये पहुंचता है यूरिथ्रा में। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन मेक अप अबाउट 20 to 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ
सीमेन एंड कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी, मतलब स्पर्म में मोटिलिटी और वायबिलिटी लाता है, और इसका अमाउंट कितना होता है 20 to 25%। तो बच्चे अभी जो बताए थे सीमेन का, सीमेन में कंपोजिशन क्या क्या देखे थे, स्पर्म और स्पर्म का कितना देखे थे 5% ओनली, मतलब स्पर्म भी और एपिडर्मिस का फ्लूइड दोनों को मिला देते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है पीला कलर, रुक जा, पेन का शायद कलर बदलना पड़ेगा, फिर से लिख देते हैं। चलो इस जगह पे लिखते हैं, जैसे सीमेन है, सीमेन में क्या क्या आया, स्पर्म प्लस एपिडर्मिस का फ्लूइड दोनों मिला के 5%। उसके बाद हम लोग देखे सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल का वो कितना था 60 to 75% या 70%। उसके बाद हम लोग देखे इसका प्रोस्टेटिक ग्लैंड, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि 20 to 25% ये कंट्रीब्यूट करता है, और सब मिला के होता है 100%। ठीक है, देख लो यहाँ पे 30 to 50%। क्लियर है यहाँ तक डॉक्टर्स, मीन्स फ्यूचर डॉक्टर। नाउ कमिंग टू द लास्ट ग्लैंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि इस जगह पे यहाँ पर जंक्शन पे रहता है। इस जगह पे देखो ठीक से, जहां पर कि मैं बनाया हूं, कवर किया हूं, इस जगह पे ये होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर्स ग्लैंड इसको कहते हैं। द पेयर्ड कॉपर्स ग्लैंड्स आर अबाउट द साइज ऑफ पीज, ये मटर के साइज का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और ये जंक्शन पे लगा हुआ रहता है। दे आर लोकेटेड इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड देयर डक्ट्स ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा में ये डक इसका लगा हुआ रहता है और वहां पर ये रिलीज करता है। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे में रहता है, दोनों साइड में लगा हुआ। During sexual arousal, these secrete an alkaline fluid into the urethra that protect the passing sperm by neutralizing acids from urine in the urethra। अब क्या है, ये कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है सेक्सुअल एरोजन के टाइम में, जो वहां से सीमेन होके गुजरेगा, बोले तो स्पर्म वगैरह जाएगा, तो वहां पे जो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है तो यूरिथ्रा से जा रहा है, और कॉमन है ना, ये देखो यूरिथ्रा, इसी यूरिथ्रा से होते हुए स्पर्म भी जाता है और इसी यूरिथ्रा से होते हुए यूरिन भी होता है यूरिनेशन के टाइम में। तो कुछ यूरिन जो वहां पर बच जाता है तो वो एसिडिक होता है, तो उसके एसिडिटी को भी ये न्यूट्रलाइज करता है कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन। दे आल्सो सीक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस एंड द लाइनिंग ऑफ द यूरिथ्रा, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग इजेकुलेशन। तो ये म्यूकस भी सीक्रेट करता है, जो कि पेनिस को ये म्यूकस से लुब्रिकेट कर देता है, लुब्रिकेंट्स के ऐसा काम करता है, और उससे क्या होता है साथ ही साथ यूरिथ्रा को भी लुब्रिकेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म वहां से होके गुजरेगा वो इजुकुलेशन के टाइम में मरे नहीं, या कम से कम मरे, डैमेज कम हो, ऐसे मरता तो है ये, है ना, बहुत सारा। अब उतना सारा लाखों करोड़ों की संख्या में बन रहा है स्पर्म, फर्टिलाइज करने का ओवम या एक को फर्टिलाइज करने का चांस तो सिर्फ एक ही स्पर्म को मिलेगा, तो बाकी तो मरेगा, तो शुरू से ही मरता चला जाता है। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो कि मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, नंबर 1 स्क्रोटम, नंबर 2 पेनिस। ये दोनों चीज को हम लोग देख चुके हैं, तो स्क्रोटम को भी और पेनिस को भी फिर भी हम लोग फिर से देखते हैं, एक तरह से कहो कि रिवाइज हो जाएगा। पेनिस को हम लोग मेल कैपुलेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, बिकॉज सेक्सुअल इंटरकोर्स में यही पेनिस पार्टिसिपेट करता है। इट इज ए ट्यूबुलर ऑर्गन थ्रू विच द डिस्टल पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा पासेज। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जहां से होते हुए अंदर से यूरिथ्रा पास करता है। इट कंडक्ट्स यूरिन टू द एक्सटीरियर एंड इंट्रोड्यूसेस सीमेन इनटू वेजिना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये यूरिन भी पास आउट करता है, प्लस वेजिना में ये सीमेन को भी एंट्री प्रोवाइड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में। तो पेनिस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 पार्ट से बना होता है, एक होता है रूट, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है ग्लांस। ये देखो, आजा भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब सीधा हुआ, दिख रहा है सभी को, ये है इसका पोर्शंस। चलो मैं दूसरा डायग्राम लाता हूं इसका, 3D मॉडल में भी कई सारे 3D मॉडल्स है, दिख रहा है सभी को। ये देखो, ये है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको कि हम लोग पेनिस कहते हैं।
दिख रहा है सभी को? अब इसका डिटेल एक बार देख लो, बिकॉज हम लोग जो इसका डिटेल देखेंगे ज्यादा डिटेल में वो 2D मॉडल के साथ में देखेंगे, मतलब 2D डायग्राम के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर ये 3D को ऑब्जर्व करो। डन। नाउ कमिंग टू आवर मेन पॉइंट्स, रूट, बॉडी एंड ग्लांस, 3 पोर्शन है। तो 3 पोर्शन क्या क्या है? ये जो सबसे ऊपर में देख रहे हो जहां से कि अटैच रहता है बॉडी से, इसे रूट कहते हैं। ये पोर्शन इसका है बॉडी, और ये आगे का जो सोलन पोर्शन है इसे ग्लांस पेनिस या सिंपली ग्लांस कहते हैं टेस्ट पेनिस का। ठीक है, तो रूट ऑफ पेनिस, द रूट ऑफ पेनिस इज द फिक्स्ड पोर्शन दैट अटैचेस द पेनिस टू द बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल से पेनिस को अटैच करता है, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। इस पोर्शन को बॉडी वॉल से ये अटैच कर रहा है, ये है रूट पोर्शन पेनिस का। ठीक है डॉक्टर्स, उसके बाद है बॉडी ऑफ द पेनिस, द बॉडी दैट इज शेप्ड ऑफ द पेनिस इज द ट्यूबुलर मूवेबल पोर्शन ऑफ द ऑर्गन। ये ट्यूबुलर मूवेबल पोर्शन होता है ऑर्गन का, बोले तो पेनिस का, ये वाला पोर्शन, ये है बॉडी पेनिस का, ये बॉडी है। ठीक है, ओके है। ग्लांस पेनिस हम लोग देखते हैं। अगला जो तीसरा पोर्शन है ग्लांस पेनिस, इट इज द एक्सपेंडेड डिस्टल एंड दैट सराउंड्स द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस। यहाँ पर जो ओरिफाइस है, यूरिथ्रल ओरिफाइस, जो कि जहां से कि स्पर्म और यूरिन रिलीज होता है, वहां के पोर्शन को ये सराउंड करता है, और ये ज्यादा एक्सपेंडेड पोर्शन है। 2D में तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, ये 3D में तुम लोग देखो, इस पोर्शन को हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इस जगह पे ये जो छेद है, ओपनिंग एक्सटर्नल ओरिफाइस है, जो कि स्पेस प्रोवाइड करता है यूरिथ्रा को पाउस आउट करने में, यूरिन भी और स्पर्म भी, मतलब इजैकुलेशन के टाइम में स्पर्म, जनरल टाइम में यूरिन, राइट। और यहाँ हाँ, ये थोड़ा सा ठीक से देख लो, अगर उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। तो ऊपर में जो दोनों साइड में है, ये कहते हैं इसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और इसके बीच में छेद है जिसे कि लाकुना कहते हैं, और एक आर्टरी, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्टरी होगा जिससे कि ब्लड सप्लाई होना चाहिए, उसे भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो ये डीप आर्टरी है। और नीचे का ये एक पोर्शन, जो ये पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसको याद रखना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम। और ये बीच का जो अटैचमेंट है इसको मीडियन सेप्टम कहते हैं। लाकुना, यहाँ पर जो छेद छेद लाइक स्ट्रक्चर है, लाकुना है। और ये ऊपर का डॉर्सल वेन, उसके बाद डॉर्सल आर्टरीज, ये सारा चीज तो एक बार ब्रीफली देख लो, बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस 1-2 बार देखोगे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। सो अब आगे है प्रीप्यूस, होल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द प्रीप्यूस और फोर स्किन सराउंड्स द टिप ऑफ द पेनिस। जैसे कि ये मान लो कि ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा का पूरा ओपन नहीं रहता, इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है स्किन का, इस तरीके से ये जो कवरिंग रहता है पूरा कवर करके रखता है, इसे ही प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। इन सर्टन केसेस फोर स्किन इज वेरी टाइट, जिसे कि फिमोसिस कहते हैं। फिमोसिस कहते हैं क्योंकि ये काफी टाइट रहता है, और उस कंडीशन में इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जरूरी पड़ता है इसकी। प्रीपिचुअल ग्लैंड्स दैट इज ग्लैंड्स ऑफ टायोसिन इन द स्किन ऑफ द नेक एंड द इनर सरफेस ऑफ द प्रीप्यूस सीक्रेट ए वैक्सी मटेरियल नोन एज स्मैग्मा। यहां पर देखो, ये जो कवरिंग है ना, इस जगह पे प्रीप्यूस है, ये प्रीप्यूस है, तो इस जगह पे ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस ग्लैंड पे जिसे प्रीपिचुअल ग्लैंड्स कहते हैं, या ग्लैंड्स ऑफ टायसन, याद रखना इसको, ग्लैंड्स ऑफ टायसन भी परपिचुअल ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ टायसन कहते हैं, जो कि इनर सरफेस को सीक्रेट करता है वैक्सी मटेरियल्स, जिसको कि हम लोग स्मैग्मा कहते हैं। और एक टिपिकल स्मेल जो होता है ना, इसी स्मैग्मा के कारण होता है। ठीक है, ओके। स्मैग्मा इट कैन बी एन एक्सलेंट न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर बैक्टीरिया। ये जो स्मैग्मा है बैक्टीरिया के लिए जोरदार न्यूट्रिशन का सोर्स हो सकता है, मतलब अच्छा भी है, खतरनाक भी है। माइल्ड इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन इन दिस एरिया आर कॉमन, स्पेशली इफ द एरिया इज नॉट वॉश थ्रोली एंड फ्रीक्वेंटली। अगर ये प्रीप्यूस वाली एरिया को, जो कि ऊपर का कवर है, अगर उसको रेगुलरली नहीं धोआ जाता है, तो उस एरिया में फूलना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना ये कॉमन बात है, क्योंकि ये जो स्मैग्मा है ना, ये बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा पसंद है। वन वे टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स इन सर्कमसेशन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्रीप्यूस। एक टर्म आता है सर्कमसेशन, इससे क्या होता है, जो प्रीप्यूस है ऊपर का कवर, उसको निकाल दिया जाता है। इंडिया में भी कुछ कम्युनिटी में ऐसा सिस्टम है कि जन्म के कुछ ही समय के बाद या कुछ ही दिन के बाद इसको निकाल दिया जाता है, ऊपर के कवरिंग को। क्या होता है सर्कमसेशन? In Western society, especially the United States, this
प्रोसीड्योर इज जनरली परफॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जन्म के कुछ ही समय के बाद इसको निकालने का प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट में चलता है। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन एंड पेनाइल कैंसर। मतलब ये HIV इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन, ये सबको भी ये रोकता है, चांस घटा देता है इन्फेक्शन इसको निकाल देने से। ठीक है, बिकॉज इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर विथ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, द प्रैक्टिस रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। लेकिन पता है जब ऑपरेशन किया जाएगा बच्चा के जन्म के कुछ ही समय के बाद इसको काटा जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग भी होगा। तो और दूसरा मतलब ठीक है HIV UTI इन्फेक्शन वगैरह ना हो, लेकिन दूसरा इन्फेक्शन होने का डर होता है, इसलिए ये प्रोसेस तो काफी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ओके। पेनिस, द बॉडी ऑफ द पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिलिंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू। 3 सिलिंड्रिकल मास होता है, जो देखे थे इस तरीके से था ना, अरे इस ढंग से कवरिंग है, इस 3 सिलिंड्रिकल है, इस सराउंड बाय फिब्रस टिश्यू कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। प्रत्येक जो है फिब्रस टिश्यू से कवर्ड है, जिसे कि हम लोग बोले हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। तो क्या है, 2 है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, मतलब ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि डोर्सोलेटरल है, ऊपर में दोनों साइड में डोर्सोलेटरल कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम, मिड वेंट्रल, ये बीच में रहता है। ठीक है, सो कॉर्पस स्पोंजियोसम कंटेन्स द स्पोंजी यूरेथ्रा एंड कीप्स इट ओपन ड्यूरिंग इजेकुलेशन। इसी में वो स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम में ही स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जो कि इजेकुलेशन के टाइम में ये ओपन होता है, यूरिनेशन के टाइम में भी ओपन होता है। ये डीप स्ट्रक्चर है, TS है फेनिस का, जो कि वहां पर शॉर्ट में देखे तभी कुछ देर पहले, यहाँ पर डिटेल में देखे तो इस फिगर के द्वारा पूरा का पूरा इमेज क्लियर हो जाता है TS का। तो एक बार इसे अच्छे तरीके से देख लेना। जैसे देख लो, जो बाहरी कवर है कॉर्पस कैवर्नोसम, अभी जस्ट देखे, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नीचे वाला पोर्शन स्पॉन्जी यूरेथ्रा, अंदर से होके गुजर रहा है कॉर्पस स्पोंजियोसम के भीतर से, दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन है, और इसको एक बार देख लेने से अपना क्लियर हो जाएगा। सो पेनिस का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो अभी हम बोले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस ब्लड साइनसेस लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स एंड सराउंड बाय स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मतलब स्मूथ मसल्स इसमें रहता है और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जिसमें कि कई सारा ब्लड साइनसेस रहता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड साइनसेस रहता है, उसी के कारण तो उसको एनर्जी मिलेगा और इरेक्टाइल होगा, खड़ा हो पाएगा। द डिस्टल एंड ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम इज स्लाइटली इनलार्ज एंड कॉल्ड ग्लांस पेनिस, इट्स मार्जिन इज द कोरोना। मतलब इसका जो मार्जिन होता है, किनारा, उसको कोरोना कहा जाता है, और यह ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है। The distal urethra enlarges within the glans penis and forms a terminal slit-like opening and the external urethral orifice. ये slit-like opening urethra वहां पर expand होके क्रिएट करता है। एंड आते हैं इजेकुलेशन, क्या होता है, ऐसे हम लोग जानते ही हैं, सब कुछ जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, बस एक बार यहाँ पर रिटन फॉर्म में अपने पास में रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर कभी भूल भी जाए तो रिवीजन हो सके। तो क्या होता है इजेकुलेशन? इट इज रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम द यूरिथ्रा टू द एक्सटीरियर। जब सीमेन निकलता है यूरिथ्रा से होते हुए, डिपोजिट होता है फीमेल बॉडी में, वेजिना में, उसे ही इजेकुलेशन कहते हैं। इट इज ए सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन बाय लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के लंबर पोर्शन से ये कोऑर्डिनेट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ये। मतलब ये अपने ब्रेन के ऊपर नहीं होता कि इंसान ब्रेन के कहे अब निकलो, इजेकुलेट हो जाओ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है। द स्मूथ मसल्स स्फिंक्टर एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर क्लोजेज प्रिवेंटिंग यूरिन फ्रॉम द बीइंग एक्सपेल्ड ड्यूरिंग इजेकुलेशन। यहाँ पर जो स्मूथ मसल स्फिंक्टर लगा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, उसको क्लोज कर देता है ताकि इजेकुलेशन के टाइम में यूरिन रिलीज ना हो, एंड सीमेन फ्रॉम इंटरिंग द यूरिनरी ब्लैडर, और सीमेन यूरिनरी ब्लैडर में इंटर ना कर सके। एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है। अब एक सवाल आता है इमिशन। ये इमिशन क्या होता है? इमिशन, even before ejaculation occurs, peristaltic contraction in the epididymis, ductus deferens, seminal vesicles, ejaculatory ducts and prostate propels semen into the penile portion of the urethra. जब इजेकुलेशन होता है ना, तो इमिशन वो टर्म यूज होता है इसके लिए। क्या होता है इसमें? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है इजेकुलेशन के पहले। कहाँ कहाँ? इपिडायमिस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, डक्टस डिफरेंस में होगा, मतलब इपिडायमिस से सीमेन वहां से मूव करता हुआ, स्पर्म वहां से मूव करता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड में फिर जाएगा, इजेकुलेटरी डक्ट में जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन आएगा। ये सारा सब जगह एक साथ में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लग जाता है, इसे ही इमिशन कहते हैं।
टिपिकली दिस लीड टू द इमिशन द डिस्चार्ज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीमेन बिफोर इजैकुलेशन। और क्या होता है, थोड़ा सा इजैकुलेशन के टाइम में, मतलब जिसमें फाइनल इजैकुलेट होता है उससे पहले थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, इसी के लिए मतलब इमिशन के लिए। इमिशन में ऑल्सो अकर ड्यूरिंग स्लीप, और ये इमिशन स्लीप के टाइम में, नींद में भी हो सकता है और अक्सर होते रहता है, खास करके प्यूबर्टी वगैरह के टाइम में, जिसमें कि डेवलपिंग स्टेज में होता है बच्चे, उसमें होता है, जिसके कि नॉक्टर्नल इमिशन या नाइट फॉल कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है सवाल इंपॉर्टेंस, जिसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये जो पेनिस से इरेक्ट नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता, जिसके कारण की इंपॉर्टेंस ही होता है। कई सारे इसका कारण होता है, इसको और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, मतलब ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें ये सारा चीज इंपॉर्टेंस वगैरह, मेल में भी फीमेल में भी क्या क्या कारण है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इंपॉर्टेंस क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन देख लेते हैं। इट इज इनेबिलिटी टू अचीव और मेंटेन सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ द पेनिस सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये अब पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा। अब आते हैं सीमेन। Semen is a mixture of sperm and seminal fluid or seminal plasma, a liquid that consists of secretion of the seminiferous tubules, seminal vesicles, prostate and bulbourethral glands। तो सीमेन जो है ये मिक्सचर होता है किस चीज का, सेमिनल फ्लूइड्स, स्पर्म होता है, इसमें हम लोग देख चुके हैं, सेमिनल फ्लूइड होता है, कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, ये सभी चीज का फ्लूइड्स को मिला के हम लोग सीमेन कहते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन इन ए टिपिकल इजैकुलेशन इज 2.5 to 5 ml विथ 80 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml। मतलब ये 2.5 ml से 5 ml होता है ये इजैकुलेशन के टाइम में वॉल्यूम सीमेन का कंप्लीट, ये सारा चीज मिला के। ठीक है, जिसमें कि 80 से लेके 120 मिलियन स्पर्म होता है पर ml में, पर ml में 80 से 120, तो अगर 5 ml रिलीज हो रहा है और ये 120 मिलियन अगर मान लेते हैं, तो जोड़ लो इतना, मतलब 600 मिलियन स्पर्म रहता है, 600 मिलियन एक बार इजैकुलेशन जब होता है तो। बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। तो कंपोजिशन ऑफ सीमेन, ये है कंपोजिशन, ये सारा चीज होता है, एक बार तुम इसे देख लेना अच्छे तरीके से क्या क्या होता है। अभी सारा चीज ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है सीमेन में। तो स्पर्म होता है जिसमें गैमेट होता है, म्यूकस होता है, वाटर होता है, बफर के लिए होता है, फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, क्रिएटिनिन, फिर इंजाइम्स, ये सारा रहता है, जिंक रहता है। एक बार देख लेना, अपने एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है मल्टीपल चॉइस में भी, या कई सारा मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आगे सीमेन में है, डिस्पाइट द स्लाइट एसिडिक और प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सीमेन है जे स्लाइटली एल्कलाइन पीएच। मतलब सीमेन का जो पीएच होता है 7.2 to 7.7 ड्यू टू हायर पीएच एंड लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से ज्यादा फ्लूइड होने के कारण इसका एसिडिटी, मतलब ये एल्कलाइन होता है। द प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस गिव सीमेन ए मिल्की अपीयरेंस। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसके कारण इसका जो सीमेन है ये मिल्की हो जाता है, एंड फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स गिव इट ए स्टिकी कंसिस्टेंसी। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोले तो कॉपर ग्लैंड्स, और सेमिनल वेसिकल का जो सेमिनल फ्लूइड आया था वो इसमें स्टिकी बना देता है इसको। ठीक है, वंस इजैकुलेटेड लिक्विड सीमेन कोगुलेट्स विद इन 5 मिनट्स। जैसे इजैकुलेशन होता है, मतलब पेनिस से जैसे ही स्पर्म वगैरह निकलता है, सीमेन निकलता है, वो 5 मिनट के अंदर कोगुलेट हो जाता है, थक्का हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में जो क्लॉटिंग प्रोटीन है उसी के कारण ये थक्का हो जाता है, जम जाता है। आफ्टर अबाउट 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट के बाद सीमेन रीलिक्विफाइज, सीमेन फिर से लिक्विड बन जाता है, बिकॉज प्रोस्टेटिक एंटीजन दैट इज PSA एंड अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ब्रेक डाउन द क्लॉट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है और भी इंडोलाइटिक एंजाइम्स, वो इसको डाइजेस्ट कर देता है और फिर से ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, अगला है हीमोस्पर्मिया, इमोस्पर्मिया। तो क्या होता है ये, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन सीमेन इज कॉल्ड हीमोस्पर्मिया। मतलब ये हीमोस्पर्मिया कहते हैं, ये हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है MCQ में, तो इसको ख्याल रखना है। अगर ब्लड आता है स्पर्म के साथ में, सीमेन के साथ में, उसको हीमोस्पर्मिया कहते हैं। इन मोस्ट केसेस इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स लाइनिंग द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को जो लाइन करने वाला जो ब्लड वेसल्स है, उसी के कारण वहां पर ब्लड आ जाता है, हीमोस्टेसिस।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स तुम लोगों को एक बार फिर से इसको क्लास, अगर लाइव क्लास में हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो इसको पूरा क्लास देखना होता है, प्रत्येक में देखना अच्छे तरीके से, एक बार दो बार। साथ में इसका पीडीएफ तुम्हें शाम तक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ, वहां पर भी इसका पीडीएफ दिया जाता है। तो मान लो कभी इस वीडियो के नीचे अगर छूट भी जाए तो वहां पर तुम्हें दिया जाएगा। और अगर नया हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। बिकॉज विद्या बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय।